भारतीय संविधान की विशेषताएं। कुछ विशेषताएं हमने पिछली क्लास में कर ली हैं, कुछ अब करते हैं आज। आई होप कि आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। देखते हैं, एकात्मक व संघात्मक तत्वों का अद्भुत संयोग। नेक्स्ट विशेषता है, आप अपने सीक्वेंस में कर लेना नोटबुक में। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, संविधान के अनुच्छेद 1 में पहले अनुच्छेद में लिखा हुआ है भारत के बारे में, यूनियन ऑफ स्टेट्स यानी भारत राज्यों का संघ होगा। ये अनुच्छेद 1 में लिखा हुआ है। अब भारत यानी केंद्र जो है उसको सबसे ज्यादा पावर्स मिला हुआ है, सबसे ज्यादा शक्तियां केंद्र के पास है। तो इसमें देखते हैं हम, यानी संविधान के अनेक प्रावधान हैं जिनपे निर्णय केवल केंद्र के द्वारा ही लिए जाते हैं। जैसे कुछ अति महत्वपूर्ण विषय है, जो महत्वपूर्ण विषय थे उनको संघ सूची में डाला गया है। इसके अलावा संघ सूची के विषयों पे जो भी निर्णय दिया जाता है वो केंद्र के द्वारा ही दिया जाता है। समवर्ती सूची की अगर बात करते हैं तो समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को अधिकार दिया गया है। अगर समवर्ती सूची के किसी विषय पर विवाद हो गया है तो केंद्र सरकार का अंतिम निर्णय माना जाएगा, राज्य सरकार का नहीं माना जाएगा। अवशिष्ट शक्तियां हैं, अवशिष्ट शक्तियां वे शक्तियां हैं जिनमें जैसे साइबर क्राइम है, साइबर अपराध है, ऐसे विषय शामिल किए गए हैं। संघ सूची 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची के विषयों पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी, राज्य सूची के विषयों पर राज्य सरकार बनाएगी। अगर उस राज्य में आपातकाल लागू हो गया है तो पावर्स फिर केंद्र सरकार के पास चले जाते हैं। समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को बराबर अधिकार दिया गया है, लेकिन इसमें भी ज्यादा पावर केंद्र सरकार के पास है, क्योंकि अगर विवाद हो जाता है राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच समवर्ती सूची के विषयों को लेकर तो अंतिम निर्णय केंद्र का माना जाएगा। इसके अलावा है, आपातकाल अगर लागू करना है, आपातकाल 3 तरह के आपातकाल है, हमने देखे हैं। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन और अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लागू किया जाता है। तो इसकी शक्ति भी किसको दी गई है, केंद्र को दी गई है। आपातकाल राष्ट्रपति के द्वारा लागू किए जाते हैं संसद की स्वीकृति के बाद। नागरिकता है, हमारे देश में इकहरी नागरिकता अपनाई गई है। कुछ देश है जहां दोहरी नागरिकता है, कुछ देश है जहां तिहरी नागरिकता है। जैसे स्विट्जरलैंड है तो वहां तिहरी नागरिकता अपनाई गई है। केंद्र की नागरिकता, राज्य की नागरिकता और कैंटन की नागरिकता वहां दी जाती है। अमेरिका है, अमेरिका ने दोहरी नागरिकता अपनाई है, केंद्र नागरिकता देगा और राज्य भी नागरिकता देगा। लेकिन हमारे संविधान ने इकहरी नागरिकता का सिद्धांत अपनाया है। इकहरी नागरिकता में केवल केंद्र के द्वारा ही नागरिकता प्रदान की जाती है। इसके अलावा अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाओं में IAS, IPS, IFS ये तीनों सेवाएं आती है। अगर नई अखिल भारतीय सेवाओं का सर्जन करना है तो वो भी पावर, वो शक्ति भी केंद्र को दी गई है। फिलहाल ये 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं। आगे देखते हैं, राज्यों का पुनर्गठन करना हो तो ये भी केंद्र के द्वारा ही किया जाएगा। राज्यपालों की, विभिन्न राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति भी केंद्र सरकार यानी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इस
संघात्मक तत्वों का अद्भुत संयोग बताया गया है। संघात्मक व्यवस्था यहाँ अपनाई गई है। आगे देखते हैं हम, अगली विशेषता है स्वतंत्र न्यायपालिका। न्यायपालिका को स्वतंत्र छोड़ा गया है। न्यायाधीशों की, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और उनको महाअभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटा सकते हैं अगर कदाचार और असमर्थता उनमें पाई जाती है तो। वैसे उनका कार्यकाल 65 वर्ष का होता है। तो इसमें देखते हैं हम, कार्यपालिका के आदेश और व्यवस्थापिका के कानून। कानून कौन बनाता है? व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका का गठन हुआ है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा। तो हमारी संसद के द्वारा कानून बनाए जाते हैं। तो कार्यपालिका के आदेश और व्यवस्थापिका के कानून यदि संवैधानिक व्यवस्थाओं का उल्लंघन करते हैं तो उन कानूनों को हमारी न्यायपालिका अवैध घोषित कर सकती है। ये न्यायपालिका को अधिकार दिया गया है और न्यायपालिका के द्वारा जो भी निर्णय दिए जाते हैं इनकी आलोचना कोई नहीं कर सकता। इनके निर्णयों को स्वीकार करना होता है। आगे देखते हैं हम, विश्व शांति का समर्थक। हमारे संविधान में ये विशेषता भी अपनाई गई है कि भारत विश्व शांति का समर्थक है। अनुच्छेद 51 जो नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है। नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व हमने पढ़े हैं भाग 4 में। अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। तो अनुच्छेद 51 में लिखा हुआ है, अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा बनाए रखनी है। यानी भारत ना तो ये बर्दाश्त करेगा कि कोई भी अन्य देश भारत की सीमाओं में या भारत के मामलों में इंटरफेयर करे और ना ही किसी अन्य देश के मामलों में भारत इंटरफेयर यानी हस्तक्षेप करता है। तो इस तरह से भारत क्या है? विश्व शांति का समर्थक है। भारत पंचशील के सिद्धांतों का अनुसरण करता है। जो पंचशील के सिद्धांत नेहरू जी के द्वारा लागू किए गए थे। अगली विशेषता देखते हैं हम, न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन का मीन है हमारी संसद के द्वारा यानी कार्यपालिका व्यवस्थापिका के द्वारा ऐसे कानून बनाए जाते हैं जो संविधान की भावना के अनुकूल या अनुरूप ना हो तो हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय है वो उन कानूनों को अवैध घोषित कर सकता है। एक बार फिर से बता देती हूँ, व्यवस्थापिका या संसद के द्वारा ऐसे कानून बनाए जाते हैं जो संविधान की भावना के अनुकूल ना हो तो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय उन्हें अवैध घोषित कर सकता है। तो ये है न्यायिक पुनरावलोकन। इस तरह से हमारे न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है और सर्वोच्च स्थान दिया गया है। हमारी संविधान की विशेषताएं चल रही है। अगली है कठोरता व लचीलेपन का मिश्रण। यानी ये भी हमारे संविधान की विशेषता है। कठोर भी है और लचीला भी है। लचीला कैसे है? यानी संविधान में संशोधन कर सकते हैं, इसलिए हमारा संविधान लचीला है। किसके द्वारा संविधान में संशोधन कर सकते हैं? संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के कुछ भागों में संशोधन किया जा सकता है। अब देखते हैं हम, संविधान में संशोधन 3 विधियों के द्वारा होता है। 3 विधियां कौन कौन सी है, कैसे कैसे कर सकते हो, कौन कौन से विषय कौन सी विधि में आते हैं? पहली है साधारण
संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत के द्वारा कुछ जो प्रावधान है यानी कुछ जो विषय दिए हुए हैं उनमें संशोधन किया जा सकता है। तो साधारण बहुमत के द्वारा हम कहाँ कहाँ संशोधन कर सकते हैं? राज्यों का पुनर्गठन करना हो तो उसके लिए साधारण बहुमत की विधि काम आएगी। किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना करनी हो या उसको समाप्त करना हो तो भी साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। संसद के दोनों सदनों के द्वारा साधारण बहुमत। इसके अलावा केंद्र प्रशासित क्षेत्र बनाना, जैसे आपके सामने नया उदाहरण है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र प्रशासित क्षेत्र बनाए गए हैं। तो कैसे बनाए गए हैं? संसद के साधारण बहुमत के द्वारा केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं। केंद्र शासित प्रदेश बनाने के लिए केवल साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। इसके अलावा संसद के सदस्यों के वेतन में बदलाव करना हो, बढ़ाना हो, जो भी है वो भी साधारण बहुमत के द्वारा किया जा सकता है। तो एक विधि तो आ गई अपनी साधारण बहुमत। दूसरी विधि है विशेष बहुमत। संसद के दोनों सदन यानी पूर्ण बहुमत हो प्लस संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत की स्वीकृति अगर मिल जाती है तो कानून बन जाएगा। किसी में भी फिर संशोधन कर सकते हैं। अगला है अपना विशेष बहुमत। पहला हो गया साधारण बहुमत, दूसरा है विशेष बहुमत और तीसरा है विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की विधानसभाओं की स्वीकृति। तो किस तरह के मामलों में आधे राज्यों की विधानसभाओं की स्वीकृति हम लेते हैं? जैसे राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति है तो इसमें राष्ट्रपति के चुनाव में विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं। तो इसमें हमें विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की विधानसभाओं का समर्थन आवश्यक है। केंद्र में राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन करना है तो इसमें भी इस वाली विधि से किया जाएगा। फिर देखते हैं अगली विशेषता हम यानी संविधान में 3 विधियों के द्वारा संशोधन किया जा सकता है। साधारण बहुमत के द्वारा, विशेष बहुमत के द्वारा, विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की विधानसभाओं के का समर्थन आवश्यक है। अब विशेष बहुमत कैसे होता है? विशेष बहुमत में मैं आपको बता देती हूँ पूर्ण बहुमत होना चाहिए। पूर्ण बहुमत के साथ साथ 2/3 सदस्य स्वीकृति प्रदान कर दे, इसको विशेष बहुमत बोलते हैं। अगली विशेषता देखते हैं हम भारतीय संविधान की। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना यानी संविधान में लिखा हुआ है कि भारत में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करनी है, की जाएगी। तो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना कैसे की जाएगी? जिनको खाना नहीं मिल रहा है, कपड़े नहीं मिल रहे हैं, मकान नहीं है, उन शिक्षा, इन सभी की व्यवस्था केंद्र के द्वारा यानी सरकार के द्वारा की जाएगी। ये है यानी हमारे देश को लोक कल्याणकारी राज्य बनाना है। कोई भी भूखा न रहे, शिक्षा से वंचित न रहे, तो सबकी व्यवस्था इसमें की गई है। अगली विशेषता देखते हैं हम अल्पसंख्यक एवं पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए भी विशेष प्रावधान किया गया है हमारे संविधान में। तो अब देखते हैं अल्पसंख्यक जो है यानी जो संख्या में कम होते हैं लोग, पिछड़े हुए हैं किसी भी क्षेत्र से, मान लीजिए आर्थिक रूप से, मान लीजिए शिक्षा से, मान लीजिए कैसे भी पिछड़े हुए हैं, तो उनके कल्याण के लिए भी व्यवस्था की गई है। कुछ आर्टिकल्स बता देती हूँ जो इम्पोर्टेंट है, कौन से आर्टिकल में किसकी व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 330 में लिखा हुआ है
कि लोकसभा में एसटी और एससी वर्ग को यानी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग को भी वर्ग के लिए भी अलग से व्यवस्था की गई है। लोकसभा में ये भी चुनाव लड़ सकते हैं एक उम्मीदवार के रूप में, ऐसा 330 में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 331 में लिखा हुआ है कि लोकसभा में दो आंग्ल भारतीय सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाएगा। ये आंग्ल भारतीय सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। देखिए एक बात बहुत अच्छी है जो आप ध्यान से सुनो। आंग्ल भारतीय सदस्य अगर लोकसभा में चुनाव लड़के आए हैं, चुनाव जीत के आए हैं, तो वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं क्योंकि वो चुनाव जीत के आए हैं। अगर वो मनोनीत है, मनोनीत सदस्य हैं, तो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते हैं। अगर चुनाव जीत के आए हैं तो वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं। केवल मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे। ऐसा नहीं है कि आंग्ल भारतीय सदस्य ही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे, ऐसा लिखा हुआ नहीं है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 332 में लिखा हुआ है राज्यों की विधानसभाओं में भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए चुनाव के लिए व्यवस्था की गई है। इनको भी सीटें दी गई है। नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 333 में राज्यों की जो विधानसभाएं हैं वहां भी एक आंग्ल भारतीय, देखिए लोकसभा में दो आंग्ल भारतीयों को राष्ट्रपति जी मनोनीत करते हैं और राज्यों की विधानसभाओं में एक आंग्ल भारतीय सदस्य की व्यवस्था की गई है। एक आंग्ल भारतीय सदस्य को राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। ये आंग्ल भारतीय सदस्य जो नियुक्त किया गया है ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेगा। तो ये अनुच्छेद 333 में दिया गया है। अब देखते हैं अनुच्छेद 335 में क्या लिखा हुआ है। इसमें एसटी एससी के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 335 के द्वारा एसटी एससी वर्ग के लोगों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अब देखते हैं 1993 में अन्य पिछड़ा वर्ग को भी 27% आरक्षण प्रदान किया गया है। पिछड़ा वर्ग जो है उसको 27% आरक्षण की व्यवस्था केंद्र के द्वारा की गई है। इस तरह से हमने देखा भारतीय संविधान की विशेषताएं। आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है भारतीय संविधान की विशेषताएं, और इससे हमें पता लगा है कि संविधान की विशेषताओं में क्या क्या शामिल किया गया है। तो आपको क्वेश्चन करना है संविधान संशोधन की 3 विधियां कौन कौन सी है, इनका उल्लेख कीजिए। यानी संविधान संशोधन की विधियों का आपको उल्लेख करना है।